यूट्यूबर्स असल में कमाते कितना हैं? ये सवाल कई लोगों के मन में आता होगा। तो आज हम इसी दुनिया में थोड़ा अंदर तक झांकने वाले हैं। एक बहुत ही कामयाब यूट्यूबर की गाइड को बेस बनाकर हम कंटेंट क्रिएशन के पूरे बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी चलती कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत ही करते हैं एक जबरदस्त बयान से। हमारे सोर्स जो खुद एक यूट्यूबर हैं, उनका कहना है, मैंने इस साल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 3 गुना ज्यादा कमाया है। सोचिए जरा, ये बात साफ करती है कि कंटेंट क्रिएशन अब सिर्फ कोई हॉबी या पार्ट टाइम काम नहीं रहा। ये एक पूरा का पूरा प्रोफेशनल करियर है जो कई बार पारंपरिक नौकरियों से कई ज्यादा कमा कर दे सकता है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं है। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 16,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये यूट्यूब के क्रिएटर इकोसिस्टम का भारत की जीडीपी में योगदान है। मतलब ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है कि अपने आप में एक पूरी की पूरी इकोनॉमी है। अच्छा, तो इस डिजिटल मार्केट को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले YouTube प्लेटफॉर्म की इकोनॉमी को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पैसा आता कहां से है। उसके बाद अपनी सही जगह यानी नीश कैसे ढूंढें। फिर बात करेंगे अलग अलग बिजनेस मॉडल्स की, और आखिर में एक मजबूत ब्रांड कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म आखिर कितना बड़ा और कितना टिकाऊ है। मतलब क्या ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाया जा सकता है। रोज YouTube पर 12.2 करोड़ एक्टिव यूजर्स होते हैं, 122 मिलियन। ये एक बहुत ही बड़ा और सबसे जरूरी एक टिकाऊ ऑडियंस बेस है। ये दूसरी सोशल मीडिया फीड्स जैसा नहीं है जहां कंटेंट आया और गया। नहीं, YouTube तो एक परमानेंट लाइब्रेरी की तरह है। यहां आपका कंटेंट हमेशा के लिए रहता है और वक्त के साथ उसकी वैल्यू कम नहीं बल्कि बढ़ती है। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोगों का जो अटेंशन है उसे पैसे में कैसे बदला जाता है, मतलब कमाई कैसे होती है। इसका जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है ना, वो पहली नज़र में जितना सिंपल लगता है उससे कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कमाई के मेनली 2 रास्ते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका तो है एड रेवेन्यू, यानी विज्ञापनों से कमाई। इसका प्रोसेस बड़ा सीधा सा है। एडवर्टाइजर गूगल को पैसे देता है, गूगल उसमें से अपना 45% प्लेटफॉर्म फीस रख लेता है और बचा हुआ 55% वो सीधा क्रिएटर को मिल जाता है। एकदम सिंपल और ट्रांसपेरेंट मॉडल। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। एड रेवेन्यू ही सब कुछ नहीं है। असल में ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। हमारे सोर्स क्रिएटर की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कमाई का 75%, मतलब 3/4 हिस्सा स्पॉन्सरशिप से आता है। ये दिखाता है कि सिर्फ एड्स के भरोसे बैठना सही स्ट्रैटेजी नहीं है। रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करना कितना जरूरी है। चलिए अब जरा स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। देखिए, ये मार्केट बहुत क्राउडेड है। यहां कामयाबी सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती। इसके लिए एक सोची समझी प्लानिंग चाहिए। आपको अपनी खास जगह बनानी होगी, जिसे क्रिएटर्स की दुनिया में कहते हैं अपनी नीश ढूंढना। तो सवाल यह है कि एक अच्छी नीश ढूंढें कैसे। इसके लिए एक बहुत अच्छी 3 सर्कल स्ट्रैटेजी है। पहला सर्कल है आपका पैशन या आपकी एक्सपर्टीज। दूसरा सर्कल है मार्केट की डिमांड, मतलब क्या लोग ऐसा कंटेंट ढूंढ भी रहे हैं। और तीसरा सर्कल है मोनेटाइजेशन पोटेंशियल, यानी क्या इससे पैसा कमाया जा सकता है। जब ये तीनों सर्कल एक जगह पर मिलते हैं ना, वही होती है आपकी परफेक्ट नीश। एक बार नीश तय हो गई तो अगला कदम है अपने ऑपरेशन का मॉडल चुनना। मतलब काम करना कैसे है। मोटे तौर पर इसे हम 2 मेन अप्रोच और एक हाइब्रिड मॉडल में बांट सकते हैं, और हर मॉडल के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। ये टेबल देखिए, ये इन मॉडल्स के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है पर्सनालिटी लेड मॉडल, जहां आप कैमरे के सामने होते हैं। इससे एक बहुत मजबूत पर्सनल ब्रांड बनता है, लेकिन इसे स्केल करना मुश्किल है। दूसरी तरफ है ऑटोमेटेड या फेसलेस मॉडल। ये बहुत स्केलेबल है, पैसिव इनकम भी देता है, पर इसमें ब्रांड लॉयल्टी उतनी नहीं बनती। और फिर आता है हाइब्रिड मॉडल, जो इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं एक सस्टेनेबल क्रिएटर बिजनेस की सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी चीज पर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मॉडल कौन सा चुना है, और वो है एक यूनिक और भरोसेमंद ब्रांड बनाना। सबसे जरूरी बात यह है कि एक क्रिएटर का नाम ही उसका ब्रांड नेम है। यही उसके आगे की पहचान है। चैनल का नाम, कंटेंट का स्टाइल, क्रिएटर की आवाज, ये सब मिलकर एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाते हैं। और यही आइडेंटिटी है जो ऑडियंस का भरोसा बनाती है, उनके साथ एक लॉयल्टी वाला रिश्ता बनाती है, और आखिर में किसी एक वीडियो से कहीं बढ़कर एक लॉन्ग टर्म बिजनेस वैल्यू क्रिएट करती है।
तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जिस तेजी से कंटेंट क्रिएशन में ऑटोमेशन और एआई टूल्स आ रहे हैं, ऐसे में एक क्रिएटर की असली लॉन्ग टर्म वैल्यू क्या होगी? क्या वो उसका पर्सनल ब्रांड और ऑडियंस के साथ उसका ट्रस्ट ही होगा जिसे कोई एआई कॉपी नहीं कर सकता? सोचने वाली बात है।